हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम एक अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं। ये मैथ का एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, अलजेब्रा। और ये क्लास 6 के लिए तो बेसिक है। और क्लास 6 ओलंपियाड में जो आपको मिलता है, ये क्लास 6, 7 और 8 ये तीनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। इस के रिगार्डिंग आप एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, MCQ होते हैं या फिर एज आ ओरली या आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, उनके लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिया हुआ है कि अलजेब्रा एक्चुअली है क्या आपका। अलजेब्रा के अंदर क्या क्या आपके होते हैं। जनरली अलजेब्रा का मीनिंग स्टूडेंट्स का ये होता है कि सर ABCD काफ़ी आते हैं इसमें। वेरिएबल्स होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, और कभी कभी सॉल्यूशन फाइंड करना होता है कि वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ y, या जो भी वैल्यूज़ हैं वो हमें फाइंड करनी है। तो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला पॉइंट है आपका वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल्स जो आप रिप्रेजेंट करते हैं वो लेटर से, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं, जैसे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड सो ऑन XYZ। जनरली बहुत सारे हैं आपके पास, मतलब 26 लेटर्स ये आपके जो है ये वेरिएबल्स आपकी क्लास 6, 7, 8 में यही होंगे आपके। ठीक है, आपने जनरली देखा होगा लेट द नंबर बी x। हम डिफ़ॉल्ट जो लेट करते हैं वो x लेट करते हैं, और आपकी ये चॉइस है कि ज़रूरी नहीं आप x ही लेट करो, आप कुछ भी लेट कर सकते हो। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं, और जो वैल्यू होती है वेरिएबल्स की वो फिक्स्ड नहीं होती है, ये कुछ भी हो सकती है। जैसे कभी कभी आपने आंसर देखा होगा कि x की वैल्यू 6 भी आएगी, x की वैल्यू 8 भी आएगी, x की वैल्यू माइनस भी होगी, तो कुछ भी हो सकता है। यानी कि वेरिएबल्स की वैल्यू जो होती है वो एग्जैक्टली नहीं होती। सबसे मेनली क्या है, वेरिएबल्स जो होते हैं वो डिनोटेड होते हैं स्मॉल लेटर से, ये स्मॉल ABCD वाले। ठीक है, देन इसके बाद होता है आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट्स क्या होते हैं। कांस्टेंट्स में बी अ नंबर और अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। वेरिएबल्स में तो फिक्स्ड वैल्यू नहीं थी, कोई भी वैल्यू हो सकती है, एक ही कोई भी वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। लेकिन कांस्टेंट जो आपके नंबर हैं, नंबर की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। जैसे 0 है तो 0 एक एग्जैक्टली एक वैल्यू है, एक नंबर है। 1, 2 या -1/3 ले लिया आपने, √3/2 ले लिया, 4/5 ले लिया, या कोई भी नंबर ले लिया आपने, 1/6 ले लिया, कुछ भी नंबर वो एक एग्जैक्टली वैल्यू होगी। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज फिक्स्ड, ये एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। कांस्टेंट हैज़ नो वेरिएबल, यानी कि कांस्टेंट में कोई भी वेरिएबल नहीं होता। देखो यहाँ पर कोई भी वेरिएबल दिखाई दे रहा है आपको, कोई वेरिएबल नहीं है यहाँ पर, कोई XYZ या ABCD कुछ भी नहीं है यहाँ पर। यानी कि कांस्टेंट जो होता है वो एक नंबर होता है। ठीक है, नंबर अगर मुझे फाइंड करना है तो वो एक नंबर है। तो यही चीज़ है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अलजेब्रा विद अर्थमेटिक ऑपरेशन। ये जो अलजेब्रा विद अर्थमेटिक ऑपरेशन है, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बोलते हैं हम इसको। इसे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बोलते हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यही होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रा, एक ही बात है ये आपकी। जब आप क्लास 7th या 8th में होंगे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, अभी आप क्लास 6 में अलजेब्रा पढ़ोगे आपसे। तो अलजेब्रा में ये होता क्या है। अलजेब्रा एक अर्थमेटिक ऑपरेशन है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस में आपके क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन जो आप प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई आप जो पढ़ते हैं उसी को अर्थमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं, ऑपरेटर्स जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ इन साइन का यूज़ करके और वेरिएबल्स और कांस्टेंट का यूज़ करके तब आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ड्रॉ होता है। यानी कि आप कह सकते हो द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद अर्थमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, वो आपका क्या होगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, जिसे आप अलजेब्रा भी चैप्टर पढ़ते हो। ठीक है, अब यहाँ कुछ साइन हैं, तो इन साइन को समझ लेते हैं, क्योंकि आप जब अलजेब्रा के अकॉर्डिंग उसको क्वेश्चंस को बनाओगे तो वहाँ साइन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस पार्ट होगा। तो यहाँ प्लस साइन जो होता है, आप जनरली प्लस साइन को प्लस बोलते हो, ऐड भी बोलते हैं आप इसे, एक्स्ट्रा या मोर देन, कितना मोर है वो आपका। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा है x+3, तो x+3 का मीनिंग क्या हो गया, 3 इज एडेड टू x, 3 जो है x में ऐड होता है। या आप ये बोलोगे सम ऑफ द टू नंबर्स x एंड 3, दो नंबर्स का सम जो है वो x एंड 3 आ रहा है, या फिर x+3 बोलोगे। ठीक है, ये प्लस का हो गया। माइनस का क्या यूज़ होता है और माइनस का मीनिंग क्या होता है। तो माइनस तो जनरली आपको पता है, माइनस का मीनिंग क्या होता है आपका, माइनस यानी कि सेपरेट या लेस देन, ये डिफरेंस। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया 3 - y, तो आप y को सब्ट्रैक्ट कर दो 3 से, यही तो मीनिंग होगा उसका, यानी कि y इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3। या फिर आप ये बोल सकते हो डिफरेंस ऑफ 3 एंड y, ये डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स 3 एंड y। ठीक है, यानी कि 3 और y के बीच में जो डिफरेंस होगा वो आपका 3 - y होगा। ठीक है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस अंतर है वो चीज़ होती है। या फिर कभी कभी वो डायरेक्टली इजी वे में आपको दे देता है 3 - y। ठीक है,
ये हो गया माइनस का। मल्टीप्लाई का देख लेते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब तो आपको पता ही है, मल्टीप्लाई होता है या प्रोडक्ट होता है, कभी कभी टाइम्स बोलते हैं हम लोग। जैसे मैंने बोला 3 टाइम्स ऑफ मी, यानी कि मेरी एज का 3 टाइम्स, ठीक है। या फिर कोई भी एज है, आपने 3 टाइम्स ऑफ वाई बोला, 3 टाइम्स ऑफ वाई विच इज़ 3y, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाता है, ये साइन आपका नॉर्मली हो जाता है। ये हम लोग अभी इसमें भी आपको पढ़ाया था अभी चैप्टर क्लास में, ठीक है। तो यहाँ 3x का मतलब हो गया 3 इंटू एक्स। 3x का मतलब क्या हो गया 3 इंटू एक्स, जो 3x हो जाएगा। इस 3x को अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की लैंग्वेज में देखते हैं तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ x एंड 3 या प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि सर 3 टाइम्स x या 3 टाइम्स ऑफ x, या फिर x इज मल्टीप्लाई बाई 3 या 3 इज मल्टीप्लाई बाई x, या फिर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 एंड x। कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका मल्टीप्लाई का फर्स्ट एग्जाम्पल ये हो गया। सेकंड एग्जाम्पल आपका 4/5t मैंने दिया हुआ है। देखो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ABCD अप टू Z कुछ भी हो सकता है आपका। तो मैंने यहाँ वेरिएबल t ले लिया। ये डिवाइड के केस में भी वर्क करेगा आपका और मल्टीप्लाई केस में भी वर्क करेगा। तो ये 4/5 पार्ट है ना, ये 4/5, जैसे कि हमने फ्रैक्शन में भी बताया था 4/5 पार्ट है। तो 4/5 पार्ट ऑफ t, यानी कि t का 4/5 पार्ट। अब आप कहेंगे सर आपने ऑफ क्यों लगाया, जैसे मैंने अभी आपको बताया प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई टाइम्स या ऑफ। तो ऑफ भी होता है, आपने बोर्ड मास में भी पढ़ा होगा, बोर्ड मास में OBO ब्रैकेट ऑफ होता है, तो ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई ही तो है 4/5 इंटू टी विच इज़ 4/5t, ठीक है। तो ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ 4/5 एंड टी, जैसे कि मैंने अभी किया था प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x, सेम एज प्रोडक्ट ऑफ 4/5 इंटू टी या एन टी, या 4/5 टाइम्स ऑफ टी, यानी कि मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या होता है टाइम्स भी आप बोल सकते हो, ठीक है। थर्ड पार्ट इज 7t + 5। अब इस 7t + 5 को आप ये भी बोल सकते हो सर 7 इंटू टी + 5, ये वही तो है 7 इंटू टी, यानी कि प्रोडक्ट है। तो हम इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल सकते हैं 5 इज एडेड टू 7 टाइम्स ऑफ टी, या फिर 5 इज एडेड टू प्रोडक्ट ऑफ 7 एंड टी, या फिर सम ऑफ 5 विथ 7t, या फिर 7 टाइम्स ऑफ टी इज एडेड टू 5। कुछ भी लैंग्वेज हो सकती है। ये जितने भी बेसिक है ना, आप इनको अच्छे से क्लियर करना होता है। एग्जाम में आप ओरली आंसर भी दे सकते हैं। अभी मैं आपको ओरली दिखाऊंगा क्वेश्चंस। कभी कभी आप एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं निकालोगे कि क्या है ऐसा लैंग्वेज, आप ओरली आंसर दे सकते हो बहुत जल्दी, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है आप लोगों के पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8/3 - 6। देखो ये प्लस का हो गया, मल्टीप्लाई का हो गया, डिवाइड का हो गया। अब ये माइनस का ले लिया मैंने। 8/3 - 6, यानी कि 8/3 ये इसका मीनिंग क्या है 8/3 इंटू क्यू -6, यानी कि ये दोनों प्रोडक्ट हो गया और ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हम लोग क्या लैंग्वेज क्या रीड करते हैं 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8/3 या 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8/3 ऑफ क्यू, या 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8/3 टाइम्स ऑफ क्यू, या फिर 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8/3 ऑफ क्यू, या फिर डिफरेंस बिटवीन 6 एंड 8 टाइम्स ऑफ क्यू। मैंने अलग अलग टाइप्स इसलिए लिए कि एग्जाम में कुछ भी आ जाए तो कुछ भी आपका आंसर जो भी आएगा वो आपका वहीं पर एलिमिनेट हो जाएगा, वहीं पर आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आप ही की बुक का क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, एग्जाम में भी आया है, देखिए, ठीक है। क्वेश्चन है ये पेज नंबर 136 पर एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 17 + 3x कैन बी रिटन इन द स्टेटमेंट फॉर्म एज। अब देखो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, वही आपको पूछा है कि इसका एक्सप्रेशन जो भी है उसे वर्डिंग में आप कैसे नोट करोगे। अब आप खुद आंसर करके देखिए कि आपको आंसर क्या मिलेगा, चेक करो ज़रा। 10 सेकंड का टाइमर लगा देते हैं आपके लिए। आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा अब तक, तो मिल गया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 17 + 3x कैन बी रिटन इन द स्टेटमेंट फॉर्म मुझे बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो ये 17 ऐड हो रहा है और वो भी 3 टाइम्स ऑफ x के साथ। इनकी क्वेश्चन में 3 टाइम्स होगा, किसके साथ x के साथ होगा, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। 17 प्लस यानी कि 17 एडेड हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज 3 मोर देन 17 ऐड हो रहा है, लेकिन ये तो बोल रहा है 3 मोर देन, यानी कि ऑप्शन ए इज रॉन्ग, गलत हो गया। सेकंड इज x मोर देन 3 टाइम्स ऑफ 17। 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि 3 × 17,
विच इज़ 51, लेकिन मुझे क्वेश्चन में तो 51 कहीं भी नहीं दिया हुआ है, यानी कि ये भी ऑप्शन हो गया गलत। नेक्स्ट इज 3 टाइम्स x मोर देन 17। 3 टाइम्स x यानी कि 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई 3 टाइम्स मल्टीप्लाई x मोर देन विच इज प्लस 17, 3 टाइम्स x विच इज 3x प्लस 17। सो द आंसर इज यही तो है आपका, ये 3x प्लस 17 लिखा है, ये आगे पीछे तो क्या a प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए होता है, यानी कि 3x प्लस 17 लिखो या 17 प्लस 3x लिखो, बात तो एक ही है आपकी। और लास्ट ऑप्शन है 17 मोर देन का मतलब प्लस 17 मोर देन x, लेकिन तो ये तो गलत है, यहाँ तो 3 टाइम्स ऑफ x है। सो द आंसर इज सी इज करेक्ट एंड डी इज रॉन्ग। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉन्स्टेंट टर्म इन द एक्सप्रेशन। कॉन्स्टेंट टर्म यानी कि आपको कॉन्स्टेंट टर्म बताना है, तो आपने ये वर्ड पढ़ा सर, कॉन्स्टेंट का मीनिंग जो नंबर्स होते हैं वही होता है, लेकिन नंबर्स के रिगार्डिंग मैंने आपको एक नोट भी बताया था, कॉन्स्टेंट हैज़ नो वेरिएबल, कॉन्स्टेंट में कोई वेरिएबल नहीं होता है। तो अब यहाँ पर ये देखो कहीं ऐसा कोई एक नंबर जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है अर्थमेटिक ऑपरेशन के साथ जो भी है, तो ये 2m पहला है, इसमें वेरिएबल है, तो ये तो नहीं होगा, गलत हो गया। एन ये भी वेरिएबल है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ कोई वेरिएबल है नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, यानी कि कांस्टेंट टर्म यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? मुझे लगता है आपको थोड़ा थोड़ा समझने में आ गया है, और आई थिंक पहले आपने क्वेश्चन के आंसर्स खुद ही दे दिए होंगे। ठीक है, अभी थोड़ा मैं लेवल एकदम हाई करता जाऊँगा, क्लास 6 भी रहेगा, इसमें 7 भी रहेगा और 8th लेवल भी लगा देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टर्म है आपका लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स ये क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। देखो लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स, जैसे कि आपने पढ़ा था लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ लाइक टर्म का मतलब हो गया, लाइक का मतलब हो गया सेम, लाइक मतलब दोनों एक जैसे होंगे, सेम होंगे। तो टर्म्स हैव सेम वेरिएबल्स, यानी कि जो टर्म्स में आपके वेरिएबल सेम हैं तो आपका लाइक टर्म्स होगा, जिसमें वेरिएबल सेम नहीं होंगे वो अनलाइक टर्म्स होगा। ठीक है, तो वेरिएबल सेम यानी कि अगर आप ए यूज़ कर रहे हो तो ए ही यूज़ होनी चाहिए सारे टर्म्स में, यानी कि कॉमा करके जितने भी टर्म्स दिए होंगे सभी में आपका ए यूज़ होगा। ठीक है, अगर आप बी यूज़ कर रहे हो तो बी यूज़ होगा, क्यू यूज़ कर रहे हो तो क्यू होगा, पी यूज़ करोगे तो पी होगा, और अगर आपका एक्स जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो आप लेते हो तो एक्स ही होगा। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल लिया 4a, 7a, माइनस ऑफ 7a, 8a और 1/3a। मैंने क्या बोला था, वेरिएबल सेम होना चाहिए, तो यहाँ a ये भी a है, ये भी a है, ये भी है, ये चारों वेरिएबल मेरे सेम है, यानी कि लाइक टर्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल मैंने एक और लिया, ये क्यू है, ये भी क्यू है, ये 7/3 है, फ्रैक्शन है, और ये माइनस ऑफ क्यू है यानी कि इंटीजर है, तो ये माइनस ऑफ क्यू है, ये 7/3 क्यू है, लेकिन वेरिएबल तो सर सेम है, क्यू क्यू लिया आपने दोनों साइड, तो ये आपका क्या हो गया, लाइक टर्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म का मीनिंग क्या होगा, जिसमें सेम वेरिएबल नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो डिफरेंट होंगे यानी कि अगर एक वेरिएबल दिया है उसके अलावा और दो अलग वेरिएबल्स आपको दिए हैं तो अनलाइक टर्म्स होंगे, ये आपके एग्जाम में भी आता है। तो यहाँ मैंने लिया 14a माइनस ऑफ 7b एंड 8c। तो अगर आप चेक करते हो 14 ऑफ a माइनस 7b एंड 8c, यहाँ a वेरिएबल है, यहाँ आपका b है, और ये c वेरिएबल है आपका। तो ये तीनों वेरिएबल्स आपके अलग अलग है। अगर ये तीनों वेरिएबल्स अलग अलग हैं यानी कि डिफरेंट वेरिएबल्स हो गया, तो ये अनलाइक टर्म्स हो गया। एक और एग्जांपल मैंने लिया है 3/7q एंड 4/7p। दोनों में अगर आप देखें डिनोमिनेटर्स भले सेम है आपके, बट वेरिएबल्स अलग अलग हैं, आपको वेरिएबल्स चेक करना है। ठीक है, तो वेरिएबल्स यहाँ p है, यहाँ q है, यानी कि वेरिएबल्स आपके अलग अलग है, तो ये आपका अनलाइक टर्म्स होगा। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब एक सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में कभी अगर आता है तो 1 मार्क्स कैरी कर लेता है। ये कभी मतलब अगर आता है तो क्वेश्चन ज़रूर आता है, और ऐसा आता है कि बहुत ज़बरदस्त, मोस्टली स्टूडेंट के आंसर गलत हो जाते हैं। रीज़न क्या होता है मैं आपको एक छोटा सा बता दूँ, कि जैसा मैंने क्लास में भी आपको बताया कि कभी कभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है तो वहाँ ऑप्शन में वो आपका ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो आप कहोगे सर ये तो सिंपल सी बात है, वो ऑप्शन में होगा ही, वो आपने अगर सॉल्व किया तो, लेकिन जो आप गलती करते हैं ना वो ऑप्शन भी वहाँ प्रेजेंट होगा। अब ऐसे कैसे चेक करेंगे एग्ज़ाम में, किस मेथड से आप अप्लाई करोगे कि सर हम ये भी पता कर लें, टाइम भी बहुत कम है और पता भी कर लें आंसर क्या है, तो वो भी मैं आपको आगे बताता जाऊँगा। क्लास में जैसे बता रहा हूँ ना वो चीज़ तो ठीक है, लेकिन अभी ये टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है क्लास में, तो फिर अभी ये टॉपिक इसलिए मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, तो कोफिशिएंट की डेफिनेशन क्या होती है, कोफिशिएंट लाइक आप ये समझिए कि जो बाहर है वेरिएबल से, वेरिएबल के साथ है लेकिन वेरिएबल से अलग है, मतलब लैंग्वेज वाइज समझिए।
कोफिशिएंट इज द नंबर और मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर बिफोर द वेरिएबल, यानी कि आप ये देखो उससे वेरिएबल के आसपास जो भी नंबर है वेरिएबल से ठीक एकदम ऐड जो भी है, जैसे मैंने देखा 4/7 p, तो इस p वेरिएबल के साथ क्या है 4/7, तो ये कोफिशिएंट होगा। अगर मैंने बोला आपको 1/3a, तो 1/3a में a के साथ जो भी मेरा नंबर है वो मेरा कोफिशिएंट होगा। आपने कहा नहीं सर मुझे 7/3 क्यों यूज़ करना है, तो यहाँ 7/3 होगा। आपने कहा -7a में a का कोफिशिएंट क्या होगा, तो वो -7 कोफिशिएंट होगा, यानी कि उसके ठीक आगे जो खड़ा हुआ है ढाल बनकर वही उसका कोफिशिएंट होगा। तो कोफिशिएंट क्या होता है आपका, ये क्लियर हो गया। एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ y इन 6x + 3y इज, आपको y का कोफिशिएंट बताना, तो y के ठीक बराबर में कौन है आपका 3 है, तो ये +3 आपका आंसर हो गया। कोफिशिएंट ऑफ अगर x पूछा होता तो x के ठीक बराबर में कौन है आपका नंबर 6 है, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन में कर देता -6x + 3y इज, तो x का ऑप्शन क्या होगा, तो x के साथ -6 है, तो आंसर इज -6। आई थिंक यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट किसी का नहीं है? कोई भी डाउट है तो कोई एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दे देना, जो भी डाउट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक का इक्वेशन। अब ये इक्वेशन जो है ना, ये आपका आप ये मानिए अलजेब्रा के टॉपिक में काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही इक्वेशन बनती है अगर आप इक्वल का साइन लगा देते हैं। तो आप डेफिनेशन भी चेक करते होंगे, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद इक्वल साइन, अगर इक्वल साइन वहाँ गिवन है तो वो एक इक्वेशन होगा, अगर इक्वल साइन गिवन नहीं है तो वो इक्वेशन नहीं होगा। यानी कि अभी हमने जब पहला क्वेश्चन जो एग्जाम्पल पढ़ा था x + 3, वो एक एक्सप्रेशन था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, लेकिन यहाँ पर क्या है इक्वल का साइन आ गया तो ये इक्वेशन होगा। अब देखो एक थोड़ा सा मिथ समझो, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का मिथ होता है कि सर = 0 जो होता है वही इक्वेशन होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इक्वल के बाद 0 होना चाहिए ऐसा कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। इक्वल के बाद कोई भी नंबर हो आपका, कोई भी नंबर, वो आपका इक्वेशन है। इसके लिए आप ध्यान रखो, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड एक नंबर मतलब कोई वेरिएबल या नंबर होना चाहिए, इक्वल के राइट हैंड साइड भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इक्वल से पहले आपका जो भी है, यानी कि बिफोर इक्वल साइन विच इज़ कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड या LHS आप जैसे बोलते हैं, और इक्वल के बाद में जो भी होगा वो आपका राइट हैंड साइड होगा जिसे आप RHS बोलते हो। इन दो चीज़ पर आपको फोकस ज़्यादा करना है। इक्वेशन आपकी तभी सेटिस्फाई होती है जब दोनों इक्वल होते हैं। LHS इक्वल होता है RHS के, तभी वो एक इक्वेशन होती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ x + 3 = 11 है, तो x की एक ऐसी वैल्यू रही होगी जिसको ऐड करने पर आपको 11 मिल जाए, तभी ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो अब यही चीज़ आपकी नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप समझिए ऐसे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहीं पर आप क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगा देते हैं। अब यहाँ क्या है ये समझ लेते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो आप अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। बेसिक सबसे पहले पढ़ा करो, जब भी कभी कोई चैप्टर स्टार्ट होता है उससे पहले बेसिक पढ़ो, उसका NCERT लेवल जो भी है वो उसका बेसिक पढ़ो, उसके बाद फिर देखना क्वेश्चन कितने अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं। ट्रिक के पीछे कभी मत भागना, मेथड होता है, कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। आपको क्वेश्चन में गिवन दिया है सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, ये एक टॉपिक है। तो पढ़ते हैं आगे क्या है, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन एन इक्वेशन विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। अभी लैंग्वेज क्या है, इसका मीनिंग ये है कि LHS RHS के इक्वल हो जाए ऐसी एक वैल्यू अगर आप फाइंड कर लें, वही उसका सॉल्यूशन होता है, यानी कि इक्वेशन का सॉल्यूशन वही होता है। तो यानी कि ये क्लियर हो गया, जो भी आपकी इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल आपकी उस इक्वेशन को LHS = RHS प्रूव कर दे या सेटिस्फाई कर दे, वही उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। अब इसके 2-3 मेथड होते हैं, वो 2-3 मेथड क्या है आपके मैं बताता हूँ। फर्स्ट मेथड है ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी कि आपको पुट करना है और चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया 2x + 3 = 9, और मुझे बताइए x की क्या वैल्यू होगी जब ये दोनों इक्वेशन यानी कि दोनों राइट हैंड साइड और LHS RHS इक्वल हो जाएंगे। तो अब इसके लिए क्या होता है, x की वैल्यूज़ को हमें पुट करना होता है। अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल में कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अभी आपके सिलेबस में जो भी होगा वो ज़्यादा नहीं होगा, डेसिमल वाले नहीं होंगे। ठीक है, सॉरी। तो x = मैंने यहाँ 0, 1, +-1, +-2 एंड सो ऑन, जो भी MCQ होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम अटेम्प्ट करेंगे। तो हमें वो वैल्यू पुट करनी है जिससे ये सेटिस्फाई हो जाए। अब देखो एक मैं आपको छोटा मेथड बताता हूँ, आप एग्जाम में जल्दी फाइंड कर सकते हो। आपने ये देखा 2x + 3 = 9 है, यानी कि आप यहाँ जो भी वैल्यू देखते हो ये सारी पॉजिटिव है, यहाँ भी प्लस का साइन है, यह भी प्लस है, और जो भी आप सॉल्यूशन फाइंड करोगे, जो भी वैल्यू पुट करोगे उसमें आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है,
यानी कि वो वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। नेगेटिव नहीं हो सकती तो आपको नेगेटिव वैल्यू तो पुट ही नहीं करनी। अब नेगेटिव नहीं पुट करनी तो पॉजिटिव पुट करनी होगी, तो पॉजिटिव पुट कर लेते हैं। ठीक है, एक एक वन बाई वन हम चेक करते हैं आगे भी, और भी इजी मेथड है, ये तो ट्रायल एंड एरर मेथड है, उसके बाद एक और ईजी मेथड है। तो हमने पहले एक्स की वैल्यू 0 पुट की, तो 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 यानी कि 2x का मीनिंग क्या होता है, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स यानी कि 2 इंटू 0 प्लस 3, तो 2 इंटू 0 विच इज 0, 0 प्लस 3 इज 3, लेकिन RHS क्या आपका 9 है, LHS 3 आ रहा है, RHS 9 आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये सॉल्यूशन भी नहीं है। अब x इज इक्वल टू 1 पुट किया, तो 2x प्लस 3 यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 3 विच इज 2 प्लस 3 5, ये भी 9 के इक्वल नहीं आया। 2 पुट किया, ये 7 हो गया, ये भी 9 के इक्वल नहीं आया। 3 पुट किया, 2 इंटू 3 विच इज 6 प्लस 3 9, और 9 ही आपका RHS है यानी कि इक्वल हो गया। तो x इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन, ये आपका आंसर हो गया इक्वेशन का। यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। अब आपके माइंड में आ होगा सर अभी मान लीजिए एग्जाम में मेरा आंसर आया x इज इक्वल टू 13, तो क्या माइनस इतनी सारी वैल्यूज पुट कर देंगे? इतनी वैल्यूज पुट नहीं करनी, उसके लिए सेकंड मेथड होता है आपका। सेकंड मेथड होता है सिस्टमेटिक मेथड। तो उसमें सेकंड मेथड क्या हमारा, सेकंड मेथड है सिस्टमेटिक मेथड। अब ये सिस्टमेटिक मेथड क्या है कि आपको सिस्टम के अकॉर्डिंग मेथड को अटेम्प्ट करना है, ये यूनिवर्सल मेथड भी होता है आपका। तो अप्लाई करते हैं, वही क्वेश्चन मैंने लिया है 2x प्लस 3 इजिकल टू 9। अब उसको सॉल्व करना है। तो पहले मैंने एक बार आपको बताया था अभी कि जब भी हम क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू फाइंड करते हो तो बाकी की जो चीज़ होती है उसे हम राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे बॉक्स वाली क्वेश्चन बताए थे आपको, ये बॉक्स दिया है प्लस और ये माइनस ऑफ 9 इज इक्वल टू 18 है। तो अगर मुझे इस बॉक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये वैल्यू को मुझे राइट हैंड साइड ट्रांसफर करना होगा। जब मैं इस वैल्यू को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करूँगा तो ये नेगेटिव वैल्यू राइट हैंड साइड जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी विच इज़ 27, वो मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसे फाइंड करते थे, सेम टू सेम यहीं पर फाइंड करना है, एकदम सेम टू सेम, एकदम इजी मेथड है। और ये आपके लिए इजी मेथड एग्जाम में बहुत जल्दी सॉल्व भी करवा देगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x, यहाँ x है तो वेरिएबल x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। सो अदर वैल्यूज ट्रांसफर करनी होगी आपको RHS में। ठीक है, तो ये समय वेरिएबल आपका LHS में लाई कर रहा है x, तो इसके साथ जो भी है उसको हमें राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, तो ये प्लस वाला साइन जो है पहले मुझे इसको राइट हैंड साइड ट्रांसफर करना होगा। तो ये प्लस ऑफ 3 राइट हैंड साइड जाकर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 3 हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 विच इज 6। ये 2x का मीनिंग क्या बताया था मैंने आपको, 2x का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई ऑफ x। तो अगर ये मल्टीप्लाई है तो राइट हैंड साइड जाकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो 6 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 3 हो गया, आंसर मेरा आ गया। यही मेरा आंसर है, यानी कि इतना बड़ा फाइंड नहीं करना, पुट x इज इक्वल टू 0 1 2 3 नहीं पुट करना, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और मैं लेवल थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ कि आपने कहा सर अगर एग्जाम में हम 4-5 वैल्यू तक फाइंड करें, पुट ट्रायल एंड मेथड यूज़ करें तो उससे अच्छा हम ये भी कर सकते हैं। अब मैंने क्वेश्चन लिया 4q माइनस 20 इज इक्वल टू 4q माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। ठीक है, वही चीज़ मुझे q की वैल्यू फाइंड करनी है, ये लेफ्ट हैंड साइड है मेरा, तो राइट हैंड साइड जो भी नंबर मेरे इसके साथ में वो मुझे राइट हैंड साइड ट्रांसफर करना होगा। तो ये माइनस ऑफ 20 है, तो इस माइनस ऑफ 20 को अगर मैं राइट हैंड साइड ट्रांसफर करता हूँ तो ये प्लस ऑफ 20 हो जाएगा। और 4q का मीनिंग क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाई q होता है विच इज़ 20 प्लस 0 इज 20। तो मल्टीप्लाई 4 है, मुझे q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये मल्टीप्लाई जो 4 है ये राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 20 डिवाइड बाई 4 विच इज़ 5 हो गया, यानी कि q की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन मैंने एक और एग्जाम्पल ले लिया है 7/3t इज इक्वल टू 14। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करने हैं आपको अटेम्प्ट। तो यहाँ मुझे t की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो बाकी के जो भी नंबर्स हैं उनको राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दो। तो ये 7/3 ये मल्टीप्लाई में ही तो है, तो बाकी के नंबर्स मुझे ट्रांसफर करना है, तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और टी यहीं पे रहेगा मेरा, क्योंकि टी की मुझे वैल्यू पता नहीं है, इसको तो कहीं नहीं भेजना है यहाँ पर, ये यहीं रहेगा। ठीक है, यहीं पे रहना है आपको। तो टी इज इक्वल टू 14 इंटू 3 अपॉन 7 इंटू 1, 7 से आप कट कीजिए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, तो आंसर टी इज इक्वल टू 6 आंसर आ गया। ठीक है, एक मैंने वो क्वेश्चन ले लिया, हॉट्स क्वेश्चन है आपका, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो भी आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो ये है यहाँ पर 5/4 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। तो अगेन मुझे इस y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके अलावा यहाँ पर जो है ये माइनस ऑफ 10 यहाँ पर है, इस माइनस ऑफ 10 को मुझे राइट हैंड साइड ट्रांसफर करना होगा। तो माइनस ऑफ 10 राइट हैंड साइड जाएगा, प्लस ऑफ 10 हो जाएगा, ये प्लस होता तो माइनस हो जाता। ठीक है, तो 5 + 10 विच इज़ 15 हो गया। तो ये y/4 यहाँ पर है, मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो y के नीचे जो भी नंबर है या ऊपर जो भी नंबर है उसको ट्रांसफर कर दीजिए। तो y तो यहीं पर रहेगा। ठीक है, आपको यहीं देना है। तो ये 4 जो डिवाइड में है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 के साथ। तो 15 इंटू 4 विच इज़ 60, ये आपका आंसर हो गया।
ये तो हो गया आपका पूरा आंसर आ गया, ठीक है। अब आपने जैसे मैंने आपको बोला कि सिस्टमेटिक मेथड में आप ये भी फाइंड कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि मेरा आंसर सही है या गलत है। आपने तो आंसर फाइंड कर लिया, लेकिन आपका आंसर सही है गलत है ये भी चेक कर सकते हो। तो चेक कर लेते हैं। अगर मैं इस एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो अगर LHS RHS के इक्वल हो गया तो ये प्रूफ्ड हो जाएगा कि ये मेरा इक्वल है, ठीक है, ये मेरा सेम होगा। ये चीज़ क्लियर। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू 3, अगर मैं इसमें पुट करता हूँ 2 3 या 6 + 3 इज इक्वल टू 9, तो आंसर इज करेक्ट। ऐसे ही आप यहाँ पुट कर सकते हो, q की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो 4q यानी कि 4 इंटू क्यू विच इज 20, 4 5 20, 20 - 20 इज 0, यस आंसर इज करेक्ट ऑल्सो। ऐसे ही आप आंसर फाइंड कर सकते हैं आगे भी। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। नेक्स्ट कुछ टॉपिक आपका एलिमिनेशन मेथड फॉर MCQ। अब ये कौन सा मेथड है आपकी, आई थिंक आपने नहीं पढ़ा होगा, आपकी बुक में नहीं होगा। तो ये एक मेथड अलग है, एलिमिनेशन मेथड। मैं उस मेथड की बात नहीं कर रहा जो क्लास 9 या 10th में होता है। यह एलिमिनेशन मेथड है फॉर MCQ के लिए, यानी कि आपको MCQ एलिमिनेट करना है और आपका आंसर फाइंड करना है आपको कि आंसर मेरा क्या होगा, ठीक है। तो देखो अभी मैंने आपको एक पीछे एक मेथड बताया था कि पहले आप ये चेक करो कि LHS और RHS में LHS जहाँ पे भी वेरिएबल है वो वेरिएबल्स में आपकी जो भी वैल्यूज़ हैं वो आपकी कैसी दी हुई है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ नेगेटिव दी हुई है, वहाँ पॉजिटिव थी तो आंसर पॉजिटिव आंसर आता था। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा, नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन P जो भी मेरा होगा, अगर मैं इसकी वैल्यू ये यहाँ नेगेटिव है और मैं यहाँ नेगेटिव वैल्यू ही पुट करूँगा तो ये पूरा सेक्शन मेरा नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव आंसर नेगेटिव देगा मुझे, यानी कि MCQ जो भी P की वैल्यू होगी वो नेगेटिव तो नहीं होगी। पहली बात तो ये क्लियर हो गई, ठीक है। यानी कि अगर मैं नेगेटिव वैल्यू पुट करूँगा तो आंसर तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम पुट कर लेते हैं, क्या पता आंसर आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं अब ट्रायल एंड एरर मेथड का ही यूज़ करता हूँ, लेकिन यहाँ ट्रायल एंड एरर मेथड MCQ जो आपको ऑप्शंस दिए हैं उनका यूज़ करना है। तो पुट कर लेते हैं वैल्यूज़ को। तो पुट P इज इक्वल टू -4, अगर मैं P इज इक्वल टू -4 पुट करता हूँ तो 7 × -4 -14, मैं LHS सॉल्व कर रहा हूँ अभी, ठीक है, ठीक है। तो 7 4 से -28 -14, अगर साइन सेम होते हैं तो हम एडिशन करते हैं तो 42 हो जाएगा ये आपका एडिशन, आपका और साइन माइनस का ही रहता है। अभी आप मान लीजिए एग्जाम में आप -42 नहीं समझ पाए, आपने देखा सर 42 आ गया मेरा आंसर, पहले ऑप्शन सही हो गया, आंसर इस करेक्ट हो गया आपका, वही गलत हो गया। मैंने क्या बोला था आपको, आप जो भी सॉल्यूशन फाइंड करोगे वो ऑप्शन प्रेजेंट होगा आपके आंसर के अंदर। अगर गलत भी होगा तो भी आंसर में प्रेजेंट होगा, सही भी है तो भी आंसर में प्रेजेंट होगा। यानी कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन करते समय थोड़ा सा स्टेबल रहना है, अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस कर आएंगे ना तब अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये नेगेटिव नंबर्स हैं दोनों, तो आंसर भी नेगेटिव ही होगा। अगर ये दोनों ++ होते तो ये दोनों पॉजिटिव आंसर होता, तो आपका आंसर हो जाता। बट ये आंसर गलत हो गया। -42 RHS नहीं है आपका, RHS आपका पॉजिटिव और RHS है, तो ये तो गलत हो गया, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। अब पुट करो, अब आप कभी कभी उधर भी कर सकते हो। तो 7 × 8 56 -14 इनकी 17, 7 × 8, P की वैल्यू क्या है 8 -14, 7 8 से 56 -14 विच इज़ 42, 42 हो गया, आंसर इज 42 मेरा, यही तो आ रहा है आंसर 42, बिल्कुल सही है। यानी कि ये ऑप्शन मेरा ठीक हो सकता है, लेकिन अभी C और D भी चेक करना है। कभी कभी क्या होता है दो आंसर अभी यहाँ पर दिया हो आपको बोथ B and C, तो आप गलत कर देंगे, तो 3 भी पुट कर देते हैं। तो 7 × P यानी कि 7 × 3 -14, तो 7 3 21 -14 विच इज़ 7, लेकिन ये तो RHS नहीं है, 42 है RHS, तो ये गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन इज 7 × P 7 × 10 -14, तो 7 10 से 70 -14 विच इज़ 6 हो गया आपका, ये 5 हो गया 56, लेकिन RHS क्या आपका 42। सो द आंसर इज बी पार्ट। अगर एग्जाम में आगे आपको बोथ B and C नहीं दिया है, वैसे आपकी क्लास में नहीं देते 6 7 8 में, लेकिन अगर दे दिया है तो आपको C ऑप्शन चेक करना होगा। लेकिन अगर नहीं दिया है और आपका यहीं पर आंसर आ चुका है तो आपका यही आंसर डन हो जाएगा, आपको आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू क्लास। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ले लेता हूँ जो भी एग्जाम में आए हैं वो भी, और जो थोड़ा हाई ऑर्डर वाले क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, तो उससे रिलेटेड मैं वो क्वेश्चंस भी ऐड कर लूँगा एक्सरसाइज में, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।